तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज या ऐसी टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि है, देखिए, ह्यूमंस, एनिमल्स, सभी के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, जो कि है हमारा ब्लड। तो आज देखेंगे बेसिकली ब्लड के बारे में ए से जेड तक, मतलब एकदम सभी कुछ जो है ब्लड के बारे में डिस्कशंस वगैरह करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिए, पिक्चर के साथ जो है वीडियो चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली ब्लड को आप लोग क्या बोलते हैं? ब्लड को आप लोग और हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड एक ऐसी पदार्थ है, यानी कि ऐसी तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस, जो कि हमारा फुल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है? इधर से उधर तक मूव करता है, सर्कुलेट होता है या सर्वाइव करता है। तो ब्लड जो होता है ये हमारा फुल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो है ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस प्रोसेस के दौरान ये काम करता है। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू। तो टिश्यू प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर और उसी टिश्यू के अंदर जो है सभी कुछ पौष्टिक तत्व वगैरह या सभी कुछ जो होता है टिश्यू के अंदर रहता है। और वो टिश्यू ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं? हमारा ब्लड कहाँ जाता है? सभी जो ऑर्गन्स है हमारे इंटरनली ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स के अंदर जाता है हमारा ब्लड। तो बेसिकली क्या हुआ, टिश्यू से ब्लड जो है पूरे ऑर्गन तक घुस जाता है। तो देखिए, बेसिकली इसीलिए इसको जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। दो तरीके का हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक हो गया ब्लड, दूसरा है हमारा लाइम। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अभी बात करते हैं फिलहाल ब्लड के बारे में। देखिए, ब्लड का अभी इंट्रोडक्शन कर दिया आप लोगों के साथ। अभी जो बताऊंगा आप लोगों को फंक्शन के बारे में, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना है या हमारे पूरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह, हार्मोन वगैरह, सभी कुछ हीट जनरेट वगैरह सभी कुछ जो है इधर से उधर तक ट्रांसफॉर्म होता रहता है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा लिक्विड होता है जो हमारे फुल बॉडी के अंदर इधर से उधर तक मूवमेंट कुछ टाइम के अंदर कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या रहता है, एक पिगमेंट या एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर हमारे रहता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके हमारे ब्लड के अंदर चलता रहता है या ब्लड फ्लो को रेगुलर रिदम के अंदर कंट्रोल करते रहता है। तो ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के अंदर रहता है। न्यूट्रिएंट्स, अब जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप खाना पचाते हैं, जो स्टोमक के अंदर वो स्टोर होता है और ब्रेक डाउन होता है। स्टोरेज ब्रेकडाउन का काम होता है स्टोमक पे। उसके बाद कहाँ जाता है? खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्बेशन करना, यानी कि पौष्टिक तत्व ये न्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स वगैरह सभी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब करके क्या करता है? उसको ब्लड में रिलीज कर देता है, ताकि क्या हो सकते हैं, हमारे फुल बॉडी के अंदर जो है वो ठीक ठाक तरीके से जहां पे वो चाहिए होता है वहां पे सर्कुलेट हो जाता है ठीक ठाक तरीके से। तो जो है न्यूट्रिएंट्स का भूमिका भी रहता है ब्लड की फंक्शनिंग में। हार्मोन, देखिए आपको पहले ही बताया था, हार्मोन जो है 2 टाइप्स का होता है। एक है हमारा मोटाइल, दूसरा है नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, नॉन मोटाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो देखिए, जो मतलब एक टारगेट टिश्यू के अंदर डायरेक्टली छोड़ देता है, जैसे मान लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो डायरेक्टली टारगेट टिश्यू के अंदर जाके घुस जाता है। और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो ट्यूब के जरिए कहीं से कहीं प्रेजेंट, मतलब यहाँ से मान लीजिए ये ग्लैंड है, यहाँ से ट्यूब के जरिए जाके जो है वो टारगेट टिश्यू तक पहुंचती है। तो ये जो हो गया हार्मोन। तो हार्मोन का भी काम रहता है हमारे ब्लड के अंदर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जब डायरेक्टली बहाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जब सिक्रीट करता है उसको, जूस को या हार्मोन को, वो डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर मिसता है या मिक्स हो जाता है टिश्यू से। या टिश्यू के अंदर गया तो बेसिक सा बात है वो ग्लैंड के मतलब ऑर्गन के अंदर भी जाएगा। अभी देखिए, बात करते हैं हीट के बारे में। तो
हीट कौन सा कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो हीट को कंट्रोल करता है, और हीट जो होता है बेसिकली ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। अगर आप कहीं ठंडे इलाके में है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई होता है, ताकि जो है ठंडे के अंदर भी हम सरवाइव कर सके। जहाँ गर्म इलाका है वो जो है तभी जो है हमारा ब्लड थोड़ा ठंडा प्रेजेंट करता है या ठंडा रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमारा बॉडी जो है कूल और काम महसूस कर सके। तो हीट जो होता है मेटाबॉलिज्म हमारा कंट्रोल करता है। और हीट देखिए लिक्विड पहले ही बताया, इससे ब्लड एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है जो फुल बॉडी के अंदर बहुत ही कम टाइम में सर्कुलेट होता रहता है। तो हीट एक ऐसा चीज है जो कि ब्लड के थ्रू इधर से उधर मूवमेंट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। देखिए प्रोटेक्टिव सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस मतलब जैसे इन्फेक्शन एंड एजेंट से प्रोटेक्ट। बाहर से एजेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मान लीजिए वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुस के अगर ब्लड के अंदर घुस जाता है तो तभी क्या होता है, तभी जो है ब्लड का काम होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देना, मार के हमारे बॉडी को ठीक ठाक तरीके से प्रोटेक्ट देना। तो इसीलिए जो होता है इन्फेक्शन एजेंट से भी हम हमारे को प्रोटेक्ट कौन सी चीज देता है? ब्लड देता है। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर, ये देखिए इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, ये क्या कौन सा मतलब हो गया, किसके अंडर आता है? WBC और एंटीबॉडी। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल एंड एंटीबॉडी, ये जो होता है बेसिकली ब्लड के अंदर हमारे प्रोटेक्शन देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या रहता है ब्लड के अंदर या क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर? अगर आपका कहीं पे चोट लग गया, कुछ हो गया, हाथ पे ये चोट लग गया, जख्म लग गया, वहां से मान लीजिए ब्लड बहुत ही सारा रिलीज हो रहा है, अगर ये फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा या क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड के अंदर काम नहीं करेगा, प्रेजेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर जो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ब्लड रहता है वो पूरा का पूरा बह जाएगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है या फाइब्रिनोजन का काम क्या रहता है? जहां से ब्लड रिलीज हो रहा है वहां पे जाके जल्द से जल्द ब्लड को क्लॉट बनाना या जमा देना या गाद बनाना, ताकि जो है वहां से और ब्लड जो है रिलीज ना हो पाए। तो ब्लीडिंग का फॉर्मेशन में ये जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेसिकली काम आता है, जिसको हम बोलेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो फंक्शन के दौरान क्या क्या चीज देखा? O2 ट्रांसप्रेशन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड फाइब्रिनोजन। अभी बात करेंगे जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन मतलब किस किस चीज से जुड़ के ब्लड बना है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर किस किस चीज पार्टिसिपेट किया है ब्लड को बनाने के लिए। तो देखिए बेसिकली प्लाज्मा और ब्लड सेल, ये दोनों चीज से हमारा पूरा का पूरा ब्लड बना हुआ है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? क्लियर वाटर, मतलब इस प्लाज्मा में क्लियर वाटर रहता है सिर्फ। देखिए क्लियर वाटर मतलब अगर आप एक्वागार्ड से किसी वाटर को 30 से 50 टाइम फिल्टर करेंगे, उसके बाद भी जो मिलेगा ना उससे भी ज्यादा मतलब प्योर वाटर है हमारे बॉडी के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? बेसिकली 55% क्लियर फ्लूइड वाटर रहता है, 55%। इसका कलर कैसा होता है? स्टोक कलर। स्टोक कलर मतलब एकदम हल्का येलो, ये जो दीवार की कलर है इस तरीके का कलर, एकदम हल्का येलो कलर जो है ये प्लाज्मा का होता है। क्या रहता है? 55% रहता है हमारे बॉडी के अंदर। और ब्लड सेल क्या? ब्लड सेल देखिए, ब्लड सेल बेसिकली रहता है 45%। ब्लड सेल हम किस किस को बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल WBC, रेड ब्लड सेल RBC एंड प्लेटलेट्स। ये 3 चीज को हम बोलेंगे क्या? ब्लड सेल। तो ब्लड सेल और प्लाज्मा ये दोनों चीज को मिला के जो है हमारा ब्लड तैयार होता है। चलिए अभी बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ प्लाज्मा, यानी कि किस चीज से या क्या क्या चीज प्लाज्मा के अंदर रहता है या प्लाज्मा जो काम करता है इसका काम करने का तरीका क्या है। तो कंसिस्टेंट ऑफ प्लाज्मा के कंसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए प्लाज्मा के अंदर जो है आपको पहले ही बताया था कि प्लाज्मा के अंदर 55% वाटर रहता है।
प्यूरिफाइड वाटर। तो इसके अंदर देखिए 90 से 92% जो है वाटर। अगर 55 को भाग किया जाए, 55 को अगर 100 पकड़ के भाग किया जाए तो 90 से 92% जो होता है ये प्योर वाटर रहता है। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर वाटर रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है और इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कंबाइन विथ ए प्लाज्मा। प्लाज्मा बनाने के लिए प्लाज्मा कहां से तैयार होते हैं? ये सब तीन चीज जो होता है, ये सब तीन चीज से तैयार होते हैं। कौन कौन सा? वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए वाटर जो है बेसिकली ये 90 से लेकर 92% हमारे रहता है वाटर, और जो है प्लाज्मा प्रोटीन 7% रहता है। अभी बताते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% प्रेजेंट है, उसका काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड जो फ्लो होता है हमारा फुल बॉडी में, वेसल में फ्लो होता है, हमारा फुल बॉडी में फ्लो होता है, ऑर्गन तक जाते हैं। तो हमारे ब्लड में वेसल पे या ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, लेकिन टिश्यू और ऑर्गन तक जो है प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जाता। ब्लड जाता है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये कहां नहीं जाता? ऑर्गन पे या टिश्यू पे। टिश्यू पे भी नहीं जाता। अगर बेसिकली बात है टिश्यू पे नहीं जाएगा तो ऑर्गन पे कैसे जाएगा? तो ये जो है बेसिकली टिश्यू पे नहीं जाता। नॉर्मली ब्लड के अंदर फ्लो होता रहता है प्लाज्मा प्रोटीन। और एक बात देखिए, आपके मन में ये चीज जरूर आया होगा, अगर आप सोचेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन अगर टिश्यू के अंदर जाएगा, ऑर्गन के अंदर जाएगा तो क्या होएगा? बेसिकली जा सकते हैं, हमारा बॉडी है एक सिस्टम की तरह काम करता है, जा सकते हैं, नॉर्मल सा बात है। लेकिन देखिए अगर हमारे टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर किसी तरीके से भी जाते हैं तो किस कारण से जाते हैं? अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर लो हो जाता है तब इसका जाने का खतरा या जाने का संभावना जो है बढ़ जाता है। और जो चीज देखिए, एक चीज है इसके अंदर अगर ये होता है, टिश्यू पे जाता है, ऑर्गन पे जाता है हमारा ब्लड के थ्रू, तो क्या होता है? एडिमा होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि एडिमा की कंडीशन जो है बहुत सारा हमारे बढ़ जाते हैं। और देखिए ये जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कि 3 भाग होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। एक भाग देख लेते हैं जो कि हमारे एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन एंड तीसरा है फाइब्रिनोजन। ये क्या क्या चीज है? प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम क्या रहता है? सिंथेसिटी प्रोवाइड करना, यानी कि ताकि वो ठीक ठाक तरीके से सर्कुलेट होता रहे एक रिदम में। इसका काम सबसे ज्यादा रहता है एल्बुमिन का काम प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। और ग्लोब्यूलिन जो है ये बेसिकली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी पावर को होल्ड या ग्रैब करके रखने के लिए काम आता है। तो ग्लोब्यूलिन जो है, हम जब बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो प्रोटेक्शन करने का क्षमता मतलब एक जगह एक सैनिक को, शायद समझ लीजिए एक सैनिक को, बहुत सारे सैनिक को स्टोर करके रखते हैं। कहां पे रखते हैं? ग्लोब्यूलिन पे। जब हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो तभी क्या करते हैं? रिलीज कर देता है कि जाओ उससे फाइट करो, लड़ो और तुम जीत जाओ, तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्शन कर लो। कौन सा चीज है? ग्लोब्यूलिन करता है। तो ये हो गया एल्बुमिन का काम, ये हो गया ग्लोब्यूलिन का काम। अभी बात करते हैं फाइब्रिनोजन के बारे में। फाइब्रिनोजन देखिए बेसिकली क्लॉटिंग्स बनाने के लिए काम आता है। हमारे जब कहीं पे चोट लगता है तो खून बहुत सारा बहता है, उस जगह पे जाके उसको जमाने के लिए कौन सा चीज काम आते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर फाइब्रिनोजन काम आते हैं। तो 3 चीज हो गया, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये जो होता है इसका ये 7% रहता है, वाटर रहता है 90 से 92% और प्लाज्मा प्रोटीन रहता है 7%। अभी जो बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड्स देखिए कौन कौन सा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक सॉल्ट्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इसका अलग अलग काम होता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम और कैल्शियम का काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर हम किसी चीज को हैंग करते हैं, ग्रैब करके उठाते हैं, तो तभी जो है हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या ऑर्डर देता है कि उस मसल को टाइट करो,
टाइट करने से जो है वो चीज जल्दी उठेगा या आपका जो है कष्ट अनुभव नहीं होगा। तो मसल को बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये काम आता है। ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर काम करता है। आपको पहले बोल दिया कि ये नर्वस सिस्टम में जो होता है ये काम को करवाते हैं, हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करवाते हैं कौन? नर्वस सिस्टम या जो होता है सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये जो सिस्टम होता है बेसिकली ये काम करवाते हैं। तो इसके अंदर देखिए आयोनिक सॉल्ट्स के अंदर या इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके का काम होता है। जैसे बाइकार्बोनेट समझ लिया, बाइकार्बोनेट का काम क्या रहता है? एसिड को घुल मिलाना, यानी कि एसिड के प्रेजेंट होने से इसका रिएक्शन करवाना। तो इस तरह का अभी देखिए बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा के बारे में, मतलब प्लाज्मा के बारे में जो है डिस्कशन में बात किया। अभी देखिए अभी फिर आते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या? न्यूट्रिएंट्स। तो अब जब डाइजेशन कर रहे हैं, खाना खाने के बाद स्टोरेज होता है, पहले बताया स्टोरेज होता है स्टोमक पे। एब्जॉर्प्शन का पूरा सिस्टम कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, जहां पे है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लैक्टोज, ये सब वगैरह जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके वो ब्लड के अंदर छोड़ते हैं, ताकि जो है हमारा बॉडी के अंदर जितना भी पौष्टिक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स को जरूरत होता है वो सभी ब्लड के थ्रू सभी ऑर्गन पे जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली लिखा है प्लाज्मा से टारगेट टिश्यू तक ये पहुंच जाते हैं। तो प्लाज्मा से लेकर वो कहां जाता है? प्लाज्मा टारगेट टिश्यू पे पहुंचता है। टारगेट टिश्यू जो है वो ब्लड के थ्रू ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट करवा देते हैं या पूरे ब्लड के अंदर प्रेजेंट करवा देते हैं, क्योंकि देखिए ब्लड तो पूरे बॉडी में फ्लो होता ही रहता है। तो बेसिक सा बात है। देखिए अभी वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। किसी भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर भी रहता है। तो अभी देखिए ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा चीज है? तो यूरिया एंड क्रोटीनिन जो होता है बेसिकली ब्लड का वेस्ट पदार्थ रहता है या वेस्ट पार्टिकल्स होता है। एंड यूरिक एसिड भी जो होता है वेस्ट पार्टिकल्स। ये सब तीन चीज जो बोला, यूरिया, क्रोटीनिन एंड यूरिक एसिड, ये तीन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर कुछ काम नहीं आता है। तो इसको बाहर या मूव आउट कैसे किया जाता है? देखिए ब्लड के थ्रू ब्लड किडनी पे जाता है, किडनी पे प्यूरिफायर होके बाहर चला जाता है। जो सब्सटेंस वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी के कुछ काम का नहीं है। और ब्लड के अंदर देखिए हमारा ब्लड टू टाइप्स का बेसिकली होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वो ब्लड लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से क्या होता है? वो इवापोरेशन सीक्रेट करता है, यानी कि गैस बनाता है। गैस को हम एक्सचेंज करते हैं। जब सांस ले रहा है, ब्रीथ आउट जब आप कर रहे हैं, उस टाइम जो है वो इवापोरेट होके CO2 के दौरान हमारे नाकों से बाहर आ रहा है। समझ गए? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, इसके बाद लंग्स यहाँ पे हार्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इवापोरेशन सिस्टम होता है उसको इनहेल करने के टाइम लेता है एंड ब्रीथ आउट करने के टाइम जो है CO2 को गैस फॉर्म में हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो हो गया वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए अब हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में प्रेजेंट होता है। हार्मोन बेसिकली प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। देखिए हार्मोन प्लाज्मा के मदद से ही डायरेक्टली टिश्यू तक जाते हैं। पहले ही बोल दिया कि मोटाइल और नॉन मोटाइल वाला प्रोसेस। तो प्लाज्मा जब एंडोकाइन मतलब समझ लीजिए एंडोकाइन रिलीज कर रहा है, वो ब्लड का एंडोकाइन मतलब रिलीज कर रहा है, तो जूस सीक्रेट कर रहा है यानी कि हार्मोन। तो हार्मोन कहाँ जाएगा या किसके थ्रू जो है हमारे बॉडी में सर्वाइव करेगा? पहला हेल्प लेगा किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा में जाएगा तो प्लाज्मा क्या करेगा? टिश्यू तक पहुंचाएगा। टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाएगा। इस तरीके से जो है पूरा का पूरा प्रोसेस या पूरा का पूरा सिस्टम जो है काम करता है। तो ये हो गया हार्मोन्स का काम। देखिए ये जो बेसिकली ये यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया, यहाँ तक के अंदर जो है इंट्रोडक्शन हो गया,
ब्लड कंबाइन हो गया, प्लाज्मा के बारे में सभी डिटेल्स बोल दिया आपको। और जो है अभी बात करेंगे ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल यही लास्ट चीज है और इंपॉर्टेंट भी चीज है। देखिए ब्लड सेल बेसिकली हमारा कितना रहता है, ब्लड सेल 3 टाइप्स का हमारा रहता है। एक है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, एक है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और एक चीज क्या है, प्लेटिलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स टू कंबाइन ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। ये कितना परसेंट रहता है, 99% हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होता है कितना ब्लड सेल, 99%, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है 99, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं उसको। व्हाइट ब्लड सेल को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, जो 0.5% प्रेजेंट होता है। बेसिकली बात है 99 इधर पे कट गया तो इधर 0.5 और 0.5 रहेगा। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल जो जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये प्रेजेंट रहता है कितना, 0.5%। और देखिए प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट कितना प्रेजेंट रहता है, 0.5%। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। देखिए यहाँ पे ब्लड सेल के फॉर्मेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक चीज बाहर निकल के आते हैं, ब्लड कहाँ पे तैयार होते हैं, मतलब ब्लड सेल जो है वो कहाँ पे तैयार होते हैं, यानी कि फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। तो हीमोपोएसिस प्रोसेस के अंदर जो है हमारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन या ब्लड सेल कहाँ पे तैयार होते हैं, इसके बारे में बोला गया। तो ब्लड सेल बेसिकली तैयार कहाँ पे होता है, हमारे बोन मैरो के बाहर, बोन मैरो पे जो है ये बेसिकली तैयार होता है। बोन मैरो मतलब क्या, जो बड़ा हड्डी होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये थाई पे होता है फीमर, ह्यूमरस हो गया, हमारे स्टर्नम हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा हड्डी होता है, बड़ा हड्डी या बड़ा बोन के जो है उसके साइड में या उसके बाहर जो है ये ब्लड सेल बेसिकली तैयार होता है। तो देखिए प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल 3 तरीके का होता है। प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल किसको बोला जाता है, जो सेल होता है, ब्लड का जो सेल होता है, इसके अंदर देखिए रेड, व्हाइट और प्लेटलेट्स होता है। अभी रेड व्हाइट और प्लेटलेट्स के अंदर ये सब बेसिक इंट्रो चीज है। देखिए प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होता है ये एक इस तरीके का सेल है जो कि ये 3 टाइप की सेल को बनाते हैं, मतलब व्हाइट, रेड एंड प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के सेल को बोलता है ना कि बाप का भी बाप रहता है, तो ये सेल के भी ब्लड सेल के बाप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये 3 तरह की ब्लड की सेल को ग्रोथ डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है। सारे सेल कहाँ हमारा प्रेजेंट होता है या कहाँ तैयार होता है, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है हमारे सेल का, सारे सेल बेसिकली बोन मैरो पे ही जो है तैयार होते हैं। और कुछ सेल है जो लिम्फोइड टिश्यू में प्रेजेंट होता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। बाद बाकी जो होता है, बाद बाकी सभी जो है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा बोन मैरो पे ही प्रेजेंट होता है। इसका देखिए आप लेंथ या कितने साल तक ये चल सकता है, मतलब चल तो हर मतलब एंड जब डेथ टाइम उसके पहले टाइम तक ये चल सकता है, क्योंकि जो है हमारा सेल बॉडी के अंदर सेल जो है हर एवरी टाइम ये सेल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और जो है इसका लेंथ करीब 120 डेज रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है, उसके बाद और रेडी हो जाता है। लेकिन देखिए अभी बात कर रहे हैं बोन मैरो के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेल की, वो नॉर्मली से रेड कलर के होते हैं, और धीरे धीरे से वो 20 इयर्स जब पास हो जाते हैं तो 20 ईयर पास होने के बाद वो येलोइश कलर के हो जाते हैं। जो रेड पूरा रेड कलर की था वो पूरा रेड नहीं रहता। तो देखिए अब देखिए जब चिकन खाए होंगे, जो छोटा एकदम छोटा सा मुर्गी है या मुर्गा है, उसका छोटा सा मतलब बोन पे अगर देखिएगा तो उसका देखिएगा पूरा रेड कलर की बोन है, रेड कलर की ही बोन रहता है। लेकिन जो बड़ा मुर्गी हो जाती है, जो 2.5 किलो 3 किलो का चिकन आता है हमारे मार्केट में, उसका अगर बोन देखोगे ना पूरा एकदम टाइट सा रहता है, उसके ऊपर फैट की लेयर जमा हुआ रहता है। तो इससे ये जो होता है, ये हम बात करें ह्यूमन के बारे में तो
वो भी जो है वो भी प्राणी है, मतलब वो भी एनिमल्स है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो देखिए फिलहाल बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ये बेसिकली 20 साल तक रहता है, यानी कि 20 साल के बाद जो है ये आरबीसी ब्लड सेल जो रहता है तो वो किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, येलो मैरो में। तो रेड बोन मैरो से येलो फैटी मैरो में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब वो येलोइश कलर हो जाता है और फैट जमने लगते हैं दिन ब दिन। देखिए आगे बात करेंगे आरबीसी के बारे में, उसके बाद ये खत्म है पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन होने के बाद क्लास शेष हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखिए आरबीसी जो होता है ये किस तरीके का दिखता है, इसका जो शेप होता है कहीं इस तरीके का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकॉन केव। बाइकॉन केव की तरह इसका शेप है, इस तरीके, यहाँ से छोड़ दीजिए, इस तरीके का रहता है, मतलब यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ, यहाँ से उभरा हुआ, मिडिल का जो पोर्शन रहता है वो थिन लेयर होता है उसका। किस लिए रहता है थिन लेयर मिडिल का पार्ट, ताकि जो है गैस जो एक्सचेंज हो सके वो ठीक ठाक तरीके से हो। गैस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यही एक्सचेंज होता है। तो ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है अगर वो ज्यादा मोटा रहेगा, थिक रहेगा, तो ये प्रोसेस की दिक्कत दे सकता है, इसीलिए जो है ये थिन रहता है। देखिए नो न्यूक्लियस मतलब ये जो है ये डिवाइड नहीं होता है, जो सेल मतलब आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, ये डिवाइड नहीं होता। ये इतना सा सेल है कि मान लो ये सेल है, इसको डिवाइड हो गया तो भी चलेगा, चलो उससे ग्रो होगा, नहीं होएगा ऐसा। ये जो सेल होता है डायरेक्टली डैमेज हो जाता है या इसका ग्रोथनेस खत्म हो जाता है 120 डेज के बाद हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद जो है बेसिकली न्यू जो है प्रेजेंट होता है या न्यू बॉर्न होता है रेड ब्लड सेल का। तो ये नो न्यूक्लियर है, यानी कि ये ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता भी नहीं, डायरेक्टली खराब होता है, काम एंड हो जाता है। चलिए बात करते हैं उसके बाद जो है डायमीटर। इसका डायमीटर जो है 7 माइक्रोमीटर, मतलब इतना सा एकदम छोटा सा है इसका जो डायमीटर। तो ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ब्लड के और जो है इसका देखिए फ्लेक्सिबल होता है। नैरो ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर रहता है, कुछ ब्लड सेल जो होता है ब्रॉड रहता है, कुछ ब्लड सेल जो है नैरो रहता है। अगर आप आंख को इस तरीके से फाड़ के देखोगे तो देख सकते हो बहुत ही छोटा छोटा ब्लड वेसल्स है, वहां पे क्या है सेल नहीं घुस पाएगा अगर इसका फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ठाक से नहीं होएगा। तो इसका जो है फ्लेक्सिबल बहुत होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए होता है ताकि ठीक ठाक तरीके से ये पूरे बॉडी के अंदर जो नैरो ब्लड मतलब नैरो जो ये होता है ब्लड वेसल होता है उसके अंदर ठीक ठाक तरीके से पहुंच सके। तो इसका काम आरबीसी के अंदर, आरबीसी का ये जो है प्रोसेस बता दिया आपको कि बाइकॉन शेप की है, ये टूटता नहीं है, इसका डायमीटर 7 है और ये फ्लेक्सिबल है ताकि सब जगह जो है सरवाइव कर सके या सर्कुलेट हो सके। तो देखिए इसके अंदर क्या रहता है, ये जो रेड ब्लड सेल होता है वो रेड क्यों होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो रेड ब्लड सेल रेड किस लिए होता है, इसका जो बाहर का परत होता है और अंदर का भी थोड़ा परत ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसका जो है रेड कलर प्रोवाइडनेस होता है। तो ये प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस लिए रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 जब कनेक्ट होता है तो गैस ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, पहले ही बताया डिस्कशन में। और जो है देखिए रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि बिकॉज देयर आर हीमोग्लोबिन रहता है, इसीलिए रेड कलर की होता है। देखिए डेली हमारा न्यू आरबीसी यानी कि डेली न्यू रेड ब्लड सेल कितना तय होता है या कितना मेक होता है, बहुत ही तादाद में, इसका कुछ आंसर नहीं है, बहुत ही तादाद में। इसका बॉडी जिस तरीके का है उसका बॉडी के अनुसार उसके हिसाब से जो है तैयार होएगा। लेकिन इसका देखिए इसका जो एज का क्वांटिटी होता है यानी कि कितने दिन तक ये चल सकता है, ये बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 120 डेज जो है ये एक ब्लड सेल सरवाइव कर सकता है, रेड ब्लड सेल। उसके बाद जो होता है ये डैमेज हो जाता है क्योंकि ये जो है न्यूक्लियर नहीं है, खराब नहीं, मतलब डिवाइड नहीं होता, डायरेक्टली खराब होता है। तो रेड बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होता है और क्या 120 डेज का इसका लाइफ होता है।
ब्रेक डाउन या टूटना नहीं होता, इसलिए इसको हिमोलिसिस बोलता है। हिमोलिसिस के अंदर क्या होता है, देखिए बेसिकली आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रेड ब्लड सेल अगर टूट जाए तो क्या होगा। टूटता है, हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल टूटता है, लेकिन टूट जाने के बाद वो खराब हो जाता है, बेसिकली वो काम नहीं आते। इसीलिए जो इसका डिस्कशन में बोला गया कि ये नॉन न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियर अगर हो जाते हैं तो इसका काम जो है उन पे खत्म हो जाता है। तो कहां कहां टूटते हैं देखते हैं, जिसको हम हिमोलिसिस बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कहां टूटते हैं। यहाँ पे जो होता है हमारा स्पिन मौजूद होता है, मतलब बॉडी के लेफ्ट साइड में हमारा चेस्ट के नीचे डायफ्राम के थोड़ा सा पीछे जो होता है, यहाँ पे जो डायफ्राम होता है थोड़ा सा पीछे जो होता है, इस पोजीशन में स्टोमक के साइड कौन सा चीज प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्पिन बोलते हैं। तो स्पिन में बहुत सारा जो है आरबीसी डैमेज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जो है बोन मैरो तैयार भी होते हैं बहुत सारा। देखिए अगर फैक्ट्री पे बहुत सारा कपड़ा तैयार हो रहा है तो मतलब कुछ तो खराब होएगा, नॉर्मली सब आते हैं। तो बोन मैरो पे तैयार हो रहा है, इसीलिए बोन मैरो पे भी बहुत सारा डैमेज होता है। और जो होता है हमारा लीवर पे भी जो है डैमेज होता है। तो स्पिन, लीवर एंड बोन मैरो, देयर इज द वन वे टू प्रोसेसिंग, क्या है, टूट जाना, यानी कि आरबीसी डैमेज हो जाना। चलिए ये तो हो गया आरबीसी के बारे में। अभी बात करते हैं जो कि है हमारा डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, देखिए वो बोल दिया कि कितना प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, 99% आरबीसी। तो व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बचाइए तो 0.5 प्रेजेंट होएगा। तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली सब आता है 0.5 प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, 0.5। तो ये होता है हमारा बॉडी का लार्जर ब्लड सेल। ये प्रेजेंट होता है कम, लेकिन सब जो बॉडी के अंदर ब्लड सेल रहता है, सब ब्लड सेल से सबसे बड़ा ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसके अंदर क्या रहते हैं, टू डिफेंस एंड इम्यूनिटी। इसके अंदर रहता है एक्चुअली न्यूक्लियस और ग्रेन्यूल। और ये किस तरीके से काम आता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल का हमारे बॉडी में काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन देने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो तभी जो है व्हाइट ब्लड सेल का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म में या इम्यूनिटी पावर को ग्रैब करने के लिए ये जो है बेसिकली काम आता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो डिफेंस में और इम्यूनिटी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम आता है व्हाइट ब्लड सेल। और न्यूक्लियर और ग्रेन्यूल व्हाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है एंड ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए ग्रेन्यूल टू टाइप्स का होते हैं बेसिकली। ग्रेन्यूल किस तरीके से, छोटा छोटा मटर के दाने के टाइप, एकदम छोटा इतू सा दिखता है। तो ग्रेन्यूल टू टाइप्स के होता है, ग्रेन्यूलोसाइट एंड एग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूल है टू टाइप्स का, एक है ग्रेन्यूलोसाइट, एक है एग्रेन्यूलोसाइट, जो क्या किसके अंदर प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल के। देखिए ग्रेन्यूलोसाइट जो है इसका भी 3 वेरिएंट है, और जो एग्रेन्यूलोसाइट है इसका भी 3 वेरिएंट है। ग्रेन्यूलोसाइट में है न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये सब 3 चीज जो है इसका कलर के हिसाब से जो है इसका नाम को तय किया गया है। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, वेसोफिल। ये किसके अंदर रहता है, ग्रेन्यूलोसाइट। एंड एग्रेन्यूलोसाइट के अंदर क्या क्या चीज रहता है, लिपोसाइट एंड थोनोसाइट। तो ये 2 चीज जो रहता है एग्रेन्यूलोसाइट के अंदर। तो ये बात करते हैं लास्ट चीज और एंडिंग, जो कि है हमारा प्लेटिलेट। अब बात करेंगे प्लेटिलेट के बारे में। प्लेटिलेट देखिए, प्लेटिलेट ये छोटा सा एकदम मतलब डिस्क की तरह प्लेट, अब देखिए है ना, इसीलिए इसका जो नेम है देखिए प्लेटिलेट है। ये छोटा सा डिस्क की तरह दिखते हैं, इसका शेप जो है प्लेटिलेट। तो इसके अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में काम आता है। हीमोस्टेसिस, पहले ही बताया हीमोस्टेसिस का काम क्या होता है, क्लॉट बनाने का। तो हीमोस्टेसिस कहाँ रहता है हमारा, प्लेटिलेट के अंदर। प्लेटिलेट का काम क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड को सर्वाइव होने के बाद जहां जमते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचक्रिका प्रोसेस,
तो अनुचक्रिका जाके वहां पे अटैच करता है, मतलब यहाँ पे जाके जम जाता है, उसके बाद जो है क्लॉटिंग्स बन जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेटिलेट्स का काम रहता है। तो ये जो इसका सर्वाइविंग प्रोसेस है बेसिकली 8 से लेकर 11 डेज तक ये सर्वाइव करते हैं, उसके बाद डैमेज हो जाता है और जो है न्यू प्लेटिलेट्स तैयार हो जाता है। तो यही था बेसिकली जो है ब्लड के बारे में डिस्कशन, ब्लड का स्टार्ट से लेकर एंड तक जो बताया, ए से लेकर जेड तक बताऊंगा। तो यही था ब्लड के बारे में। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।